हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा है क्लास 10th साइंस, और ये साइंस में कौन सा पार्ट है बेटा? केमिस्ट्री का। तो याद रखिएगा, क्योंकि 9th में और 10th में आपको पहले कौन सा चैप्टर दिए गए हैं? केमिस्ट्री के ही दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम क्या है इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका बच्चा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, क्योंकि इसके 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में लिखा है कि क्लास 10th साइंस, आपको उसमें जो है पहली और दूसरी वीडियोज़ मिल जाएगी। ये आपकी तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और हमारी वीडियोज़ को देखिए। आपको 100% एनसीईआरटी मिलेगी और बहुत ही अच्छे से पूरी की पूरी साइंस समझ में आएगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो और चाहे वो फिजिक्स हो। बस आपको इतना करना है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है। जब आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो छोड़ के देखते हैं तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता। बच्चा चाहे आप जो है मेडिकल की तैयारी करिए, नीट की, चाहे आप जो है जेई की, आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। आप यूपीएससी चाहे एनडीए में जाइए, सीडीएस में जाइए, सेना में अधिकारी बनिए, आपको हर चीज़ का सिलेबस अब एनसीईआरटी ही है। तो आपको 9th से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी साइंस की तीनों बाकायदे पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को तो पूरा और रट जाइए। आइए फिर देखते हैं हम लोग बेटा तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये हिंदी में वीडियो है। आपको जो है यूपी बोर्ड के लिए या जितने भी अदर स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके लिए तो ये है ही है, और आपके जेई और क्या है आपके नीट के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि आप इसको सीखे रहेंगे तभी आप 11th 12th का अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बेटा हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। अब आगे बढ़ने से पहले आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप भूल जाते हैं। नए वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब बेटा पढ़ते हैं कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, या इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कहेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमने 9th में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न ही द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, ये देखिए हमारे पास यहाँ से ये है द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो यही है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो याद रखिए, न निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो बच्चा दोनों तरफ क्या है, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये हमको पता चल गया कि बेटा जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान को हम बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं, तो जो उत्पाद का द्रव्यमान होता है, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हम लोगों ने देखा है। अब इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें कि रासायनिक अभिक्रिया
के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान किसका होता है? तत्व के परमाणुओं का। जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो बेटा द्रव्यमान अपने आप बराबर होगा, क्योंकि जब परमाणु ही बराबर नहीं है तो उनका जो द्रव्यमान है वो कैसे बराबर हो सकता है। तो याद रखिए कि हमको जो है द्रव्यमान बराबर हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? दोनों तरफ, अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो जिनको अभी अभिकारक और उत्पाद ना पता हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो पहला लेक्चर ज़रूर देखें, तभी उनको पता चलेगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो गई बेटा तो आधा काम ख़त्म हो गया। तो रासायनिक अपक्रिया में यही है कि परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, और द्रव्यमान संरक्षण नियम हमको यहीं पे लागू करना पड़ता है कि ताकि हमारे पास जो अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिकारक हैं तथा उसमें जो उत्पाद बना, दोनों तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या हो? बराबर हो। तो हम रासायनिक अपक्रिया में जानते हैं कि एक तरफ होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, जिधर क्या रहते हैं? अभिकारक, और इधर क्या है बेटा? RHS मतलब राइट हैंड साइड, जिधर उत्पाद। तो इधर हम क्या कहते हैं? अभिकारक, और इधर क्या रहता है? उत्पाद। तो ये कहने का बच्चा ये हुआ कि जब रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो इसका द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? कुल द्रव्यमान इस अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर। जितना अभिकारक का द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। इसलिए हमको रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखेंगे हम लोग कि रासायनिक अपक्रिया को हम बैलेंस कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हमको बेटा एक अभिक्रिया दी है, आपके एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि जिंक है और प्लस क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बनता क्या है? जिंक सल्फेट और क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन। तो आप जान गए कि इधर वाले ये जो पूरे हैं, ये वाला पूरा ये क्या है बेटा? अभिकारक, और इधर वाले क्या हैं? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। इसे रिएक्टेंट कहेंगे, इसे प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये शब्द हमारे पास क्या हो गया? समीकरण है। अब शब्द समीकरण में हम ये नहीं जान पाते कि कितना जिंक था, कितना सल्फ्यूरिक अम्ल था ना, कितना जिंक सल्फेट, कितना हाइड्रोजन। इसलिए बेटा हमको शब्द समीकरण में थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ता है, और हम लोग क्या लिखते हैं? स्केलेटन रिएक्शन मतलब कंकाली समीकरण। ये मतलब शब्द समीकरण के सूत्र को ही जब हम लिख देते हैं तो वह कंकाली समीकरण हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये हम क्या हुआ महाराज, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। शब्द समीकरण, और ये क्या है? कंकाली समीकरण। तो शब्द समीकरण से कंकाली समीकरण कैसे बनाते हैं? जो शब्द समीकरण था उसी के सूत्र को लिख देते हैं। तो जिंक को बेटा हम लोग देखिए Zn से प्रस्तुत करते हैं, उसके प्रतीक को लिख दिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये लिख दिए। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन जो हमारे पास निकला उसका ये क्योंकि गैस के रूप में निकलता है, अणु के रूप में निकलता है, तो इसलिए हम इसको बेटा H2 लिखते हैं। तो यही जो शब्द समीकरण था वो कंकाली समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। ज़्यादातर यही लिखा जाता है। तो आपको जो प्रतीक हैं, जो तत्व दिया है उसका आपको प्रतीक लिखना पड़ेगा। जो हमारे पास केमिकल दिया है उसका सूत्र लिखना पड़ेगा। जो रसायन दिया है तो कंकाली समीकरण में बदल जाएगा। अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या है? इसको जब हम लिख दिए तो हम जान गए कि ये जिंक तत्व है कितना है, यही तो हम देखेंगे। ये हाइड्रोजन है कितना है, यही तो देखेंगे हम। ये सल्फ़र है कितना है, यही तो हम देखेंगे। ऑक्सीजन है कितना है, यही तो हम देखेंगे। तो अभिकारक की तरफ जो जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उत्पाद की तरफ जो तत्व हैं बेटा उनके क्या है? परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये हमको देखना है। तो अब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले अभिकारकों
ये देखिए इधर वाले अभिकारक हैं। जो तीर के बाएं साइड है बेटा ये पूरा अभिकारक है, और जो तीर के राइट साइड है ये क्या है, उत्पाद है। सिर्फ यही उत्पाद नहीं है, ये भी उत्पाद है। सिर्फ एक ही अभिकारक नहीं, दो अभिकारक हैं। तो जो तीर है वो दिखाती है कि अभिक्रिया हाँ हो रही है, और जो तीर का इधर से इधर हमारे पास क्या होता है सिंबल, वो दिखाता है कि अग्र अभिक्रिया हो रही है आगे की दिशा में। तो संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों की संख्या कहो या तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहाँ लिख दिए हैं। परमाणुओं की संख्या की गणना निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। हम ये देखेंगे कि अभिकारक की तरफ ये यहाँ से यहाँ तक अभिकारक है, इसमें जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे मैं आपको यहीं दिखा दूँ कि ये देखिए जिंक है बेटा, जिंक एक तत्व है, उसका एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन भी तत्व है लेकिन उसके कितने परमाणु हैं, 2। यहाँ पे देखो सल्फर एक तत्व है, सल्फर का एक परमाणु। ऑक्सीजन एक तत्व है तो ये क्या, इसके 4 परमाणु। अब इधर आके देखें तो जिंक क्या है, इधर भी है एक ही, सल्फर क्या है, इधर भी है एक ही, ऑक्सीजन इधर 4 था, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर भी 2 है, कुल मिला करके। तो ये अभिक्रिया पहले से बैलेंस हुई, लेकिन हमको कैसे एग्जाम में दिखाना है आइए हम देखते हैं। तो इसी को मैंने क्या कर लिया है बच्चा, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने फिर से लिख लिया है कि ताकि आपको देखें, क्योंकि हम क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, हम कैसे वो करेंगे कि हमारे पास संख्या की गिनती कैसे करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, कितना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसी समीकरण को मैंने इस पेज में भी लिख लिया है ताकि आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े हमको और आपको असुविधा ना हो। तो बेटा तत्व कौन सा है, हम तत्व का नाम लिख रहे हैं। तत्व है जिंक, ये तत्व इधर देख रहे हैं। अब जिंक को हम देखेंगे अभिकारक की भी तरफ कितना है, उत्पाद की भी तरफ कितना है। तो जिंक अभिकारक की तरफ देखो कितना है, केवल एक ही बेटा, और यहाँ कहीं जिंक है, Zn है, नहीं है, ये जिंक का सिंबल है तो एक है। इधर हम लोग बेटा देख रहे हैं कि जिंक देखो यहाँ से यहाँ तक में कितना है, केवल एक, ये देखो ये एक है। अब हम लोग बेटा देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, किसको देख रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो ये पहले तत्व लिख दें कि कौन से तत्व की बात हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं उसके, 2। और बेटा उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ भी कितना है, 2 है। आते हैं सल्फर तत्व। सल्फर तत्व कौन सा, सल्फर। किसकी तुलना कर रहे हैं, सल्फर की। तो सल्फर अभिकारक की तरफ 1 है, उत्पाद की भी तरफ बेटा केवल 1 ही है। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए महाराज, यहाँ पे ऑक्सीजन O लिखा है, ऑक्सीजन है लेकिन उसके कितने परमाणु, 4। ये ऑक्सीजन है, इसके कितने परमाणु, 4। तो ये क्या है, 4। और उत्पाद इधर वाला उत्पाद है, इधर भी क्या है, 4। तो मतलब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या जो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है RHS, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड, किसके, तीर के लेफ्ट हैंड साइड। ये तीर का लेफ्ट हैंड साइड है इधर वाला, और ये तीर का कि इधर वाला क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है बच्चा, अभिकारक, रिएक्टेंट जिसे कहते हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट जिसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या में जो तत्व हैं उनके परमाणु क्या की संख्या बराबर है, क्या है, बराबर है। ऑक्सीजन भी यहाँ देखो 4 है और उत्पाद की भी तरफ 4 है। सल्फर देख रहे हैं कि इधर उत्पाद की तरफ नहीं, अभिकारक की तरफ 1 है, इधर उत्पाद की भी तरफ 1 है, यहाँ पे आपने रिएक्शन में देखा। हाइड्रोजन भी 2 है, इधर भी 2 है, जिंक इधर भी 1 है, तो यह क्या कहेंगे, बैलेंस रिएक्शन है। तो क्या कहेंगे, दी गई अभिक्रिया या दी गया अभिक्रिया समीकरण, दी गई अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित है क्योंकि अभिकारकों तथा उत्पाद
के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अब बैलेंस रिएक्शन है, जब संतुलित अभिक्रिया है तो बेटा उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अतः इस अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चा, हम लोगों ने इस जो अभिक्रिया को देखा ये संतुलित है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन रासायनिक अभिक्रियाओं को लेंगे जो संतुलित नहीं रहेगी और हम उसमें देखेंगे कि कैसे उसको संतुलित करना है, उसमें सीखेंगे। ये भी सीखना बहुत ज़रूरी था कि हम जान तो जाएं कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। जो संतुलित नहीं होगी उसको संतुलित करेंगे और जो पहले से संतुलित है उसको भैया काहे संतुलित करेंगे। तो मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों से भी जो है सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको भी और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें 100% NCERT के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चाहे वो इंटेक्स के हों चाहे वो एक्सरसाइज के हों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।